नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा रीतिकाल की पृष्ठभूमि, जो कि हमारे स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। रीतिकाल का अध्ययन करने से पूर्व हमें इस काल की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना आवश्यक है। वैसे तो कोई भी काल हो, जैसा कि मैं पहले भी आपको कक्षा अध्यापन के दौरान यह बता चुकी हूँ कि जब हम इतिहास या कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन का अध्ययन कर रही हैं, तो काल विभाजन का अध्ययन जब करते हैं, काल विभाजन के अंतर्गत हम अगर किसी काल का अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए उस काल की पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है कि उस काल की ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं जिसके कारण वह काल आया। जैसा कि आदि काल था, भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। तो ये जो विभिन्न प्रकार का नामकरण किया गया है, क्यों किया गया है और ऐसा क्या कारण था कि आदिकाल के बाद भक्ति काल आया और भक्ति काल के बाद में रीति काल आया। तो इन सभी प्रश्नों का जो हमें समाधान है वह उस काल की पृष्ठभूमि में मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा समाज है वैसा ही साहित्य होता है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, अर्थात साहित्य में समाज की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो उस समय का जो समाज है वह प्रतिबिंबित होता है। तो इसीलिए हमें रीतिकाल का अध्ययन करने से पूर्व हमें इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करना आवश्यक है। जब हमारे पाठ्यक्रम में वैसे तो रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित किया गया है, लेकिन हम रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी पृष्ठभूमियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि संपूर्ण रीतिकाल हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। रीतिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल की विभिन्न धाराएँ, वर्गीकरण इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान होता है। प्रत्येक युग का वातावरण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। इसीलिए युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि के अंतर्गत यह कह सकते हैं कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में विभिन्न परिस्थितियों का विवरण निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम समझेंगे। सर्वप्रथम हम रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत हम यह देख सकते हैं कि रीतिकाल की जो सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी। सामाजिक दृष्टि से इस काल को आदि से अंत तक घोर अधःपतन का काल कहना चाहिए। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था, जिस कारण सामंतशाही का जनसामान्य पर भी प्रभाव पड़ा। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। इस वर्ग के श्रमजीवी, कृषक, सेठ, साहूकार, व्यापारी आदि सभी शोषित थे। यहाँ जनसाधारण की चिकित्सा का प्रबंध भी नहीं था। ऐसी दयनीय दशा में लोग भाग्यवादी या नैतिक मूल्यों से रहित थे। कार्य सिद्धि के लिए घूस लेना देना साधारण बात थी, जिस कारण विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ गई और नारी मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। कन्याओं का अपहरण अभिजात्य वर्ग के लोगों, अभिजात्य वर्ग हम समझ सकते हैं कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी। इसीलिए अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। यहाँ बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। बहु विवाह यानी कि एक ही पुरुष कई स्त्रियाँ रखता था शादी करके, तथा अभिजात्य संस्कृति और नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा था। द्वितीय है राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से कह सकते हैं कि यह जो काल था मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर काल के ह्रास, पतन और विनाश का था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था। राजा और सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को प्रशस्त्य देते थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का विस्तार किया था। उसे शाहजहां ने दक्षिण भारत तक विस्तृत कर दिया। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली तो धार्मिक उपद्रव शुरू हो गई।
धार्मिक उपद्रव शुरू होने का प्रमुख कारण यह था कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता। परिणाम स्वरूप उसका शासनकाल इन्हीं उपद्रवों में समाप्त हो गया। इसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ हुआ। यह शासन धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और मुगलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब के बाद राजपुरुष कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक कलह के शिकार होकर पतनोन्मुख हो गए। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास का समर्थन आदि को हॉकिंस ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है। अगली कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में प्रमुख रूप से सम्मिलित की गई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: जिस समय रीतिकाल का आरंभ हुआ, सामंतवय शासक अपनी विलासिता में अपने कर्तव्यों को भूल बैठे थे। शाहजहां के पश्चात उसके पुत्रों में सत्ता का संघर्ष हुआ और शिकोह की हत्या कर औरंगजेब गद्दी पर बैठा, जो एक कट्टर सुन्नी शासक था, जिसके समय काव्य, कला, संगीत का पतन हुआ। औरंगजेब के बाद मुगल वंश में कोई अच्छा शासक नहीं हुआ। उसके फलस्वरूप विदेशी आक्रमण हुए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने प्रजा को लूटा और हर तरफ कत्लेआम मचा दिया। यही हाल अंग्रेजों के साथ बक्सर के युद्ध में हुआ। यदि यह राजा महाराजा आक्रमणकारियों से युद्ध करते तो हिंदी के कवियों को भी शौर्य व वीर गाथा का भाव जगाने की प्रेरणा मिलती। अगला बिंदु है हमारा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थिति के समान ही सांस्कृतिक परिस्थिति भी इस काल की अत्यंत दयनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति भी औरंगजेब के शासनकाल में समाप्त हो गई थी। औरंगजेब की कट्टरता के कारण धार्मिक कार्य व्यापार भी नहीं हो पा रहा था। अंधविश्वास इतना बढ़ गया कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर मनोरथ सिद्ध करते थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ पुजारी और मौलवी उठाते थे। रामलीलाओं और रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव केवल मनोविनोद तक ही सीमित था। इस काल की साहित्यिक परिस्थितियाँ: साहित्य और कला की दृष्टि से यह काल अत्यंत समृद्ध रहा है। इस काल के कवि साधारण परिवार से थे, परंतु उन्होंने जीविका कह सकते हैं कि प्राप्त हो रही थी और उनकी गणना प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। कवियों को उचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा कला को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक भी थी। वे चमत्कारणपूर्ण काव्य रचना करने को कवि कर्म की सफलता मानते थे, जिस कारण उनका काव्य श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया। कुछ हद तक इसका प्रमुख कारण हम यह भी कह सकते हैं कि जो कवियों का काव्य था, जो चमत्कारिक था, या वो राजा की प्रशंसा में या अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में ही काव्य लिखते थे, तो उन्हें दरबारी वातावरण था और दरबारी वातावरण के कारण वह प्रकृति का कभी सानिध्य नहीं कर पाए, राज दरबारों से कभी बाहर नहीं निकल पाए। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इस काल का जो साहित्य था वह अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में लिखा गया था, चमत्कारपूर्ण था और समाज की पीड़ा या सामाजिक परिस्थिति को उन्होंने अपने काव्य में कोई उचित स्थान नहीं दिया। और नारी को भी इस काल के काव्य में कह सकते हैं भोग्य के रूप में दिखाया गया है या श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से कुल मिला के इस काल की कह सकते हैं कि जो संपूर्ण पृष्ठभूमि है उससे हमें इस बात का कह सकते हैं कि जानकारी मिलती है कि जो रीति काल था, उस काल की जो प्रवृत्ति थी, प्रमुख रीति जो प्रवृत्ति थी, कह सकते हैं लक्षण प्रधान ग्रंथों की रचना करना, तो उसमें इस जो रीति काल की जो संपूर्ण समयावधि थी उस काल में जो परिस्थितियां रही उसका उस पर प्रभाव पड़ा। द्वितीय ये कह सकते हैं कि भक्ति काल के बाद में रीति काल का आना, कि भक्ति का समुद्र था, जो अथाह भक्ति का सागर था, वह कहीं समाप्त हो गया नहीं, वह कहीं समाप्त नहीं हुआ। हम यह कह सकते हैं कि जो भक्ति की जो उज्ज्वलता थी, जो भक्ति का सागर था,
जो स्वच्छ निर्मल जल था वह इस काल तक आते आते गदला हो गया। श्रृंगार की कह सकते हैं कालिमा से वह गदला हो गया। तो कुल मिला के हमने इस काल की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि के परिस्थितियों का अध्ययन किया। इसी के साथ आज का हमारा यह अध्ययन बिंदु यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।